भारत अब सोना बड़ी मात्रा में अमेरिका से खरीदेगा। ये भी रिपोर्ट आना शुरू हो गई कि सोना तो इसके बाद 1 लाख तक पहुंच सकता है। डॉलर मजबूत होगा तभी ऐसा संभव है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। सोना और चांदी, वो जो भागम भाग वाली स्थिति थी, अब वो खत्म हो चुकी है, स्थिरता की ओर दोनों आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये इकोनॉमी में इस तरीके से होता है क्योंकि दिसंबर तक में जो पोजीशन बना था वहाँ तक गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल सही चल रहा था कि जो $5600 के आसपास चला गया था वो थोड़ा ज़्यादा चला गया था। 4 लाख से आगे पहुंच के वापस आई है। ये मालूम कैसे किया जाए कि अब तो पीक आ गया है, मतलब अब 4 लाख नहीं जाएगा। इकोनॉमी जो दिख रहा है वो कब पलटी मार देगा कुछ नहीं, तो इसलिए डिसिप्लिन रहना चाहिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो का अगर 20% रखना है तो 20% ही रखना है, उससे ऊपर नहीं रखना है। अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं एड याडेनी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 2029 तक सोना 3 लाख पहुंच जाएगा। लेकिन 3 साल का पीरियड जो होता है काफ़ी लंबा होता है, उसमें कितना उतार चढ़ाव होगा ये कहना मुश्किल है। आप कहने को तो हो सकता है कि भैया ये हो जाएगा, एक फिगर दे दिया आदमी, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। पूरी उथल पुथल विश्व में मची है, उसके पीछे शातिर दिमाग चाइना का है। तो अब क्या वो बाजी उसके हाथ से निकल के कहीं और गई है या वो और शातिर होता चला जा रहा है? तो सिल्वर का शॉर्टेज है वहाँ के एक्सचेंज में, प्लस उसका रेट भी हाई है। साल दर साल जो है उसमें डेफिसिट बढ़ रहा है। 2030 में जो है वो 6000 मैट्रिक टन का सिल्वर का शॉर्टेज दिख रहा है। एकदम से ना मार्केट क्रैश हो जाएगा और ना रातों रात चांदी वापस 4 लाख बढ़ जाएगी, वो खत्म है दौर। चाइना के इस बाजार से जो फिजिकल डिमांड हो रहा था वो चीज़ अभी नहीं देखा जा रहा है। गोल्ड का भी फिर लगे हाथ बता दीजिए। गोल्ड देखिए, गोल्ड बहुत मजबूत है। 3 कारण है उसके साथ। एक तो है कि क्या मैं ये मानूं कि सोने का दाम क्या होगा ये पहले भी अमेरिका, उसकी नीतियां, डॉलर तय कर रहे थे? क्या हमें किसी भी दूसरे देश के ऊपर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है जब हम सोने का जिक्र कर रहे हैं? तो गोल्ड पूरी तरीके से अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहा है। गोल्ड जो है वो अमेरिका के पॉलिसी पे, चाइना के पॉलिसी से गोल्ड को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं कि कॉपर में निवेश करो करो करो, कॉपर तो अगला गोल्ड है, और दूसरी तरफ हाथ हमारे बंधे हुए हैं कि जी कॉपर में निवेश करें तो क्या करें। कॉपर को लेकर पहले हम आपको बता दें, कॉपर है अगले 2 से 3 सालों के लिए अगर मैं समझूं तो निवेश का कौन सा एरिया, सेक्टर या तरीका सबसे बेस्ट है? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम टिप्स, हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का पैसा बोलता है विद एसकेटी देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। गोल्ड और सिल्वर को लेकर इसके पहले भी कई पॉडकास्ट मेरे आप देख चुके हैं, लेकिन आज का पॉडकास्ट खास है क्योंकि आखिर के कुछ मिनटों में हमने कॉपर पर चर्चा की है। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज आपको दिखाई देंगे, पहले भी पैसा बोलता है में आप उन्हें देख चुके हैं, इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर। 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव मीडिया में उनके पास है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डिटेल में उन्होंने समझाया है कि कैसे पहले भी सोना अमेरिका और डॉलर के इर्द गिर्द ही घूमता था और आज भी स्थिति वही बनी हुई है। सिल्वर में वॉलेटिलिटी क्या कम हो गई है, थम गई है, आगे भी रहने वाली है, किस आंकड़े तक चांदी पहुंचेगी, कहां तक सोना जा सकता है, ये सारी चर्चा हमने की है। कॉपर को लेके अगर आप परेशान हो रहे हैं, कुछ हद तक उसका निवारण हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में ही आपको बता दूं, पॉडकास्ट आपको निवेश की जानकारी नहीं देता है, मार्केट में जो चल रहा है उससे अवेयर कराता है। कोशिश मेरी और उत्पल सर के, हम दोनों की यही है कि आपको बता सकें कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में कैसे प्राइस निर्धारित होता है और कैसे भविष्य के प्रति आप खुद अपने निर्णय ले सकते हैं। सीधा निवेश करने की जानकारी ये पॉडकास्ट आप तक नहीं पहुंचा रहा है। आगे मैं बढ़ूं, उत्पल चौधरी सर का स्वागत मैं करूं, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि पॉडकास्ट को आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा, जैसे ही हम अगला वीडियो डालें आप तक वो पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए जरूरी है
एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि उत्पल चौधरी सर के आकलन पहले के तो दोनों पॉडकास्ट में बिल्कुल सटीक बैठे थे। अब इस पॉडकास्ट में वो ये बता रहे हैं कि चाइना कहाँ है, भारत कहाँ है, सोना और चांदी को लेकर के बड़े बड़े अर्थशास्त्री आपको जो बता रहे हैं उसमें उत्पल चौधरी सर का क्या मत है वो आप समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आप कर लेते हैं शुरुआत पॉडकास्ट की। स्वागत करते हैं उत्पल चौधरी सर का। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। शुरुआत एक बार फिर से सोने चांदी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जो ये बताती है कि भारत अब सोना बड़ी मात्रा में अमेरिका से खरीदेगा, जो हम इसके पहले यूएई से खरीद रहे थे। और फिर उसके बाद ये भी रिपोर्ट आना शुरू हो गई कि सोना तो इसके बाद 1 लाख तक पहुंच सकता है। तो क्या ये वाकई सही है, पहली बात? और दूसरी बात, सोना 1 लाख होगा? बिल्कुल नहीं, सोना 1 लाख बिल्कुल नहीं हो सकता। सोना 1 लाख तभी हो सकता है जब अमेरिका की इकॉनमी बिल्कुल सॉलिड हो जाए। अमेरिका का कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है वो 90 के आसपास आ जाए। अमेरिका का जो कर्ज लिया हुआ है 38.5 ट्रिलियन डॉलर वो बिल्कुल घट जाए, जो कि असंभव है। इसलिए गोल्ड जो है वो नीचे हो सकता है, मतलब जो जिस पॉइंट पे है इस वक्त वहाँ से करेक्शन होकर आ सकता है नीचे। 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 20% भी हो सकता है, मतलब लेकिन ये नहीं, मतलब अगर 20% भी करेंगे तो आप वो 1.25 के आसपास आएगा। उससे नीचे मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए पूरी तरीके से अमेरिका के इकॉनमी पे डिपेंडेंट है। और अमेरिका के इकॉनमी में जिस तरीके से कमजोरी देखी जा रही है उसका असर जो है गोल्ड मजबूत होगा। आप इस तरीके से समझिए कि गोल्ड जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है। वो करेंसी जो है वो मजबूत अगर होगा तो गोल्ड का वैल्यू गिरेगा, अगर करेंसी कमज़ोर होगा तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा। तो बिल्कुल गोल्ड में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर गोल्ड अगर आज से पहले भी जितना था उतना ही है, डॉलर नीचे चला गया तो वो डॉलर मजबूत होगा तभी ऐसा संभव है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये क्या फ़र्क है, हम यूएई से गोल्ड खरीद रहे थे उसमें और अब हम अमेरिका से खरीदेंगे उसमें अंतर क्या आएगा? नहीं, कोई अंतर नहीं होता है। गोल्ड तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसमें जो भी आपको मिल रहा है गोल्ड तो उसी रेट में मिलेगा जो इंटरनेशनल वैल्यू होता है उसी के हिसाब से होता है। हाँ। आप जो है या तो आप कॉमेक्स से लिए, आप जो है कॉमेक्स के पास से ले लिया आपने, या फिर जो है आप सीधे लंदन बुलियन मार्केट से लिया, जहाँ से भी लिया आपने, या सीधे अपने ट्रेडर से मंगाया वो वहाँ से लिया, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गोल्ड आया माइन से, माइन के आने के बाद आप कहाँ से लिए वो कोई मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो गोल्ड में जो आप कह रहे थे रेट वो है, और जिस तरीके से गोल्ड खरीदा जा रहा है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो हमारा ये है उस पर काफ़ी ज़बरदस्त असर पड़ गया है। चूँकि गोल्ड हमने बड़ी ज़बरदस्त ढंग से मंगाए, क्योंकि ये देखा गया है कि अभी हाल के दिनों में जो गोल्ड आया है वो 10% के आसपास ज़्यादा आ गया है। सिल्वर जो है वो 29% के आसपास आ गया है। चाइना से ज़्यादा सिल्वर मंगा लिया गया है यहाँ पे, अगर परसेंटेज में भारत देखें में? तो। हाँ, परसेंटेज में देखें तो, परसेंटेज में अगर देखते हैं जो इंक्रीज हुआ है, हाँ। जो जैसे चाइना जो मंगाता था उसमें 10% इंक्रीज हुआ है। जो भी मंगाता था, अगर 50 मंगाता था वो 55 मंगा रहा है, और हम अगर 20 मंगा रहे थे तो हम उसमें से 29%, मतलब यानी 26 मंगाने लगे हैं। तो इस समय जो ETF में जिस तरीके से लोगों ने खरीदारी किया है गोल्ड और सिल्वर की ETF में, हाँ। और साथ में फिजिकल में भी जो खरीदारी हुई है उसके कारण जो है जमकर खरीदारी हुई है। गोल्ड भी खरीदा गया है, सिल्वर भी खरीदा गया है। गोल्ड और सिल्वर ETF में आपने भी निवेश ज़रूर किया होगा, क्योंकि आंकड़े तो सर यही बता रहे हैं कि जनवरी में गोल्ड और सिल्वर ETF में इतना निवेश हुआ है जितना पहले कभी नहीं हुआ है, और म्यूचुअल फंड में जो निवेश है उसको पार कर चुका है गोल्ड एंड सिल्वर ETF। तो आपका भी अगर निवेश है प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइए। ये जो बढ़े हुए दाम हैं जो अब वापस कम हो गए हैं और लगभग स्थिर होते दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको भी ये समझ में आ रहा है कि सोना और चांदी, वो जो भागम भाग वाली स्थिति थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, स्थिरता की ओर दोनों आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये इकॉनमी में इस तरीके से होता है, क्योंकि दिसंबर तक में जो पोजीशन बना था गोल्ड, या जनवरी तक में 15 या 20 जनवरी तक करें, वहाँ तक गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल सही चल रहा था। उसके बाद से जो अचानक से तेज़ी आई, गोल्ड में भी तेज़ी आई, $5600 तक गया, और सिल्वर में खैर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गया। मतलब जो फोमो लाइन क्रिएट हो गया वहाँ पे, तो वो एक गलत रहा। बाकी चीज़ें जो आप देखें तो वो स्मूथ चल रहा है, जैसे इकॉनमी चलती है जिस तरीके से चल रहा है वो उसी रफ्तार से इस समय चलता हुआ दिख रहा है। और ख़ासकर गोल्ड के साथ जो है कि जो $5600 के आसपास चला गया था वो थोड़ा ज़्यादा चला गया था। हालांकि गोल्ड जाएगा, उस जगह पे जाएगा, आज ना जाए कल जाए, लेकिन जाना तय है।
लेकिन ये था कि इस समय क्या होता है, जो स्मार्ट मनी जो आते हैं ना, जो लोगों के पैसे आते हैं, जो पैसे लगा के रखते हैं, वो पैसे निकालते हैं अपना, तो वो मार्केट को लेकर भगाते हैं, और भगाने के बाद फिर वो अपना पैसा प्रॉफिट काट के निकल जाते हैं। हाँ। और उसमें जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो फंस जाते हैं। तो फंसना भी, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो फंस गए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वो पैसा कुछ दिन के लिए फंसा रहता है। कभी हो सकता है कि इकॉनमी है, इकॉनमी में आप 1 साल के लिए भी फंसे रह सकते हैं, 2 साल के लिए भी फंसे रह सकते हैं, लेकिन चीज़ें लौट कर आती है। आज तक जो भी चीज़ देखा गया है, अगर मजबूत है, अगर कोई शेयर बाज़ार को भी ले लें या गोल्ड सिल्वर, तो मजबूत ही चीज़ है। तो जो मजबूत चीज़ में अगर आपने पैसे लगाए हुए हैं, अगर वो फंस भी जाता है तो वापस लौट कर आएगा। लेकिन ये जनता इसमें बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत सारी जनता जो जिसने पहले खरीदा, हर तरह के लोग थे, जिसने पहले खरीद के कमा लिया वो तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो 4 लाख के आंकड़े पे जाकर जो फंसे हैं, उसमें एक बड़ा ह्यू एंड क्राई देखा जा रहा है। तो उनके लिए जो है, एक चीज़ मुझे कहना है कि आप जिस तरीके से जो फोमो लाइन क्रिएट हो रहा था, एक बात तो आ रही थी कि भाई फोमो लाइन हो रहा है, फोमो लाइन हो रहा है, तो वहाँ आदमी को बचना चाहिए और अपने आप को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, डिमांड सप्लाई तमाम बातें आ रही थी, सब लोग कह रहे थे कि भाई डिमांड सप्लाई का गैप है, वो है, उसको कोई इसमें गलती बात है नहीं। लेकिन क्या होता है कि उस चीज़ पे जो उसको भगाया गया, और आप ध्यान रखिएगा कि जो जनवरी में जो चाल आया, जो जितना तेज चालने लगा, हॉकी स्टिक बनने लगा, बिल्कुल ऊपर जाने लगा, हाँ। तो ऐसे बाज़ार में संभलना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपको लगाना भी है, जो बातें कही जा रही है, जो सब लोग कह रहे हैं, जो कि सिप करना चाहिए, पोर्टफोलियो का 20% लगाना चाहिए, तो वो अगर रूल रेगुलेशन किसी ने फॉलो किया होगा तो उसको परेशानी की बात ही नहीं है, वो तो एवरेज कर लेगा। लेकिन किसी ने उधार लेकर लगा दिया हो या किसी ने पूरे पैसे लगा दिए होंगे, तो वो तो फंस गया। तो ये चीज़ जो है, ये मतलब उनके जरिए अब वो जो फंस गए हैं, वो तो आज न कल निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर का बाजार है, ऐसा नहीं कि छुपा रह जाएगा। और 1980 वाली बात है नहीं अब, कि 1980 में जो दबा रह गया तो 20 साल तक जो है दबा रह गया, वो कंडीशन इस समय नहीं दिख रहा है। लेकिन जो भी है, ये एक मैसेज होता है उन लोगों के लिए कि जब भी आपको पैसा लगाना चाहिए, अपने आप को अप्लाई कीजिए, अपने संयम को अप्लाई कीजिए, और अपने उसी पैसे को लगाइए जो कल को अगर 2 साल 4 साल 5 साल के लिए फंस भी जाए तो दिक्कत ना हो। मुझे लगता है निवेशक तो किसी भी स्टेज पे घुसा होगा, वो परेशानी में होगा नहीं। अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है तो उसमें भी आप परेशानी में नहीं है, ऊपर में भी अगर किसी ने खरीदी है। ज़्यादा जो फ्यूचर में काम करने वाले हैं या जो सट्टा लगाने वाले हैं, मेरे ख्याल से उनकी मुसीबतें, या रातों रात कंगाल वाला जो हम सुनते हैं, तो उन्हीं के लिए मुसीबत रही होगी वहाँ पे भी। नहीं, सट्टे वाले से तो कोई सिंपैथी है ही नहीं मेरा, लेकिन जो फिजिकल वालों ने जो खरीदा है, हाँ। वो उसमें से भी बहुत लोगों ने खरीद लिया, जैसा कि सुनने में आ रहा है, जो देख रहे हैं, जो कमेंट्स भी पढ़ते हैं लोगों के, तो उसके हिसाब से कि वो खरीद लिया। हालांकि उनकी संख्या कम है। हाँ। बहुत जो स्मार्ट लोग हैं, जैसा कि मेरे ही चैनल में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम उस फलना में खरीदा और निकल गया, हमने वो संकेत समझा, फिबोनाची और तमाम चीज़ कि ये जो है एक फोमो लाइन क्रिएट हो रहा है, तो वो निकल गए। तो जो स्मार्ट, देखिए इन्वेस्टर, इसमें भी बड़े तरह के इन्वेस्टर होते हैं, जो तेज इन्वेस्टर थे, समझदार इन्वेस्टर थे, वो निकल गए प्रॉफिट काट के, या फिर उसने सस्ते में खरीदा है, वो रुके हुए हैं। लेकिन जो लालच के जरिए आए और जो जम कर आए, जैसे कि कोई भी चीज़ में देख रहा है, कोई 4 लाख में आ गया, 10-10 किलो 20-20 किलो इन्वेस्ट किया वो आदमी है, तो वो गलत है। वो उन चीज़ों से मार्केट में बचना चाहिए, और कभी भी किसी भी चीज़ के पिक पे कभी नहीं खरीदना चाहिए। प्रचुर मात्रा में खरीदिए जरूर, लेकिन सिप करके खरीदिए, प्रचुर मात्रा में बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। ये नहीं पता चलता है ना सर कि पीक आ गया है कि नहीं आ गया है। जब चांदी 2.5 लाख हुई तो लगा ये पीक है, फिर जब 3 लाख हो गई तो लगा फिर ये तो पीक आ ही गया है, 3.25 लाख हो गई, 3.5 लाख हो गई, वो जो 4 लाख से आगे पहुंच के वापस आई है, ये मालूम कैसे किया जाए कि अब तो पीक आ गया है? मतलब मेरे हिसाब से तो आप ये कह रहे हैं कि अब 4 लाख नहीं जाएगा 26 में। देखिए, आपके साथ जो बात हुई थी 1 महीने पहले हुआ था, हाँ। उस समय $90 के आसपास था सिल्वर, जो हाँ। आपसे बात हो रही थी। तो उसमें मैंने ये कहा था कि जो है ये कप एंड हैंडल पैटर्न को तोड़ रहा है, क्योंकि $96 जो है कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा था, और जिस तरह से कारक जो थे उसको सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद से ये बोला था मैंने कि फिबोनाची के हिसाब से, 100 एक्सटेंशन के हिसाब से ये बता रहा है कि 106 जाएगा, और 106 उसमें 3 एग्जाम्पल दिए थे मैंने। 106 उसका, दूसरा इन्फ्लेशन वाला, और तीसरा एक और कैटेगरी, एक दूसरा कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। तो तीनों चीज़ जो है वो 105.83, ये शब्द याद है मुझे, कि वो जाएगा और वहाँ से ज़बरदस्त पुल बैक आएगा, ज़बरदस्त। और अगर नहीं आया तो वो 120 के रेंज पे जाएगा और वहाँ से तगड़ा पुल बैक आएगा। हाँ।
बहुत ज़बरदस्त। और आपके इसमें ये भी बात हुई थी कि 91 भी जा सकता है, और 91 को तोड़ा तो फिर 80 वाले रेंज पे चला जाएगा, 84 के रेंज पे चला जाएगा। अब ये चीज़ें जो है हर एक्सपर्ट बोल रहे होंगे, कुछ एक जो अगर जो भी ढंग के एक्सपर्ट रहे होंगे वो बोल रहे थे इन तमाम चीज़ों, उसके बाद भी अगर जनता गलती करती है और उसके बाद फिर वो आपके मत्थे डालती है, भाई हम लोग तो न्यूज़ हैं, न्यूज़ खबर दे रहे हैं, तो ये चीज़ देखिए, पैसा आपका होता है, आपको अपने हिसाब से सावधानी पूर्वक लगाना होता है। किसी चीज़ का कीमत अगर भाग रहा है और आपको लग रहा है कि ये डेली सुबह उठकर आप उठ रहे हैं और 10% अगर भाग जा रहा है तो उसको संशय की निगाह से देखना चाहिए आदमी को। मतलब ये हम नहीं करेंगे मार्केट में छोड़ना चाहिए, मार्केट में रहना चाहिए, लेकिन जो सिप होता है सिप के जरिए। लेकिन लोगों को लगा कि ये पैसे 100% बढ़ चुका है, यहाँ से 200% बढ़ जाएगा, मेरा पैसा लाख रुपये रखे रखे ऊपर भाग जाएगा। तो ये जो लोभ होता है ये आदमी को ये कर देता है। लेकिन ये सबक भी होगा इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे, सबों के जीवन में ऐसा फेज आता है, मेरे भी जीवन में आया था 97 में। मैंने भी जो है इसी तरीके से कुछ पैसे लगा दिए थे, 25 लाख रुपये। 97 में 25 लाख लगाए मतलब वो सट्टा टाइप का था, तो वो उस पर कर दिया था, पैसे थे 2.5 लाख रुपये और लगा दिया। 97 का 25 लाख मैंने 97 25 लाख के शेयर्स खरीद लिए। हाँ, अच्छा। बैक करने के लिए 2 लाख या 2.5 लाख के शेयर्स थे। ओके, हाँ। तो वो उसमें 54,000 रुपया बढ़ गया 16 जनवरी 1997 जो है, तो वो बढ़ गया 54,000। तो मैं भी सपने देखने लगा, मैंने सोचा कि अगले दिन फिर 54 बचेगा और मैं लाल रंग की मारुति 800 कार खरीद लूँगा। तो सपने देखने लगा। तो जब मैं अगले दिन गया और वहाँ बोले जो है पीटी सचदेवा वाले हैं, उनका एक था, तो वो बोले कि भाई बेच दो इसको। हम बोले नहीं सर, कल डबल मार के इसको निकलते हैं उसमें से 1 लाख रुपए लेकर। तो क्या हुआ, उसमें फंस गए, सारा पैसा मेरा गायब हो गया। अब उसको ये सोचिए कि उस समय एक भैया थे जो है, उन्होंने क्या किया, वो 25 लाख का शेयर खरीद लिया मेरे बिहाफ पे, पूरा का पूरा, और हमको बोले कि तुम घर जाओ। अब 25 लाख का शेयर खरीद के रख लिए, और वो शेयर 2 या 3 महीने के अंदर फिर वापस चला गया, और उससे जो है वो 30 लाख या 28 लाख जो भी हुआ था वो फिर बेच के निकल गए। तो मेरे पास वो भैया थे, राइस भैया नाम है उनका, तो वो थे मेरे साथ, तो वो हमको बचा गए। लेकिन आपके साथ वो भैया अब नहीं मिलेंगे, अब मुश्किल है। तो ये चीज़ होता है कि इसलिए आपको लालच नहीं करना चाहिए। और उसके बाद से मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, फूक कर कदम उठाया, ये देखते हुए भी कि सिल्वर में 48 जब 50 क्रॉस किया था, उसके बाद से मैं अपने बुलेटिन में बोल रहा था कि 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 के ऊपर मैं नहीं बोल रहा था कि 96 का पैटर्न तोड़ता हुआ दिख रहा है। और ये भी कहता था कि ये अभी तोड़े या 2026 तक में तोड़े, 2026 के दिसंबर तक में भी तोड़े, लेकिन तोड़ेगा। अब ये सोचिए कि 2026 में तोड़ेगा, 1 साल का समय था। मान लीजिए मेरे पास जो पैसे थे, मेरे पास पैसे तो थे, तो वो उस पैसे को हम पूरा खरीद लेते, पूरा खरीद के लगा के हम डबल कर लेते 1 साल के अंदर। लेकिन हमने नहीं किया ना। हाँ। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें मालूम है कि इकॉनमी जो दिख रहा है वो कब पलटी मार देगा, कुछ नहीं। तो इसलिए डिसिप्लिन रहना चाहिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो का अगर 20% रखना है तो 20% ही रखना है, उससे ऊपर नहीं रखना है। अगर आपको कहीं 30% रखना है तो 30% रखना है। डाइवर्सिफाई इसलिए किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता है कि एक शेयर्स में आप समूचा लगा दें या एक जगह अपना पूरा पैसा लगा दें। कल को बैठ गया, अगर कल को बैठ गया, कौन जानता है, तो फिर जो है वो चीज़ मुश्किल हो जाता है और उसी चक्कर में लोग फंस जाते हैं और तकलीफ में आ जाते हैं, जो दुख लगता है देखकर। और उत्पल सर का अनुमान कितना सही रहा है, वो पहले का आप पैसा बोलता है वाला एपिसोड जब हमारा देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। और सीधी बात है कि अनुमान उनका सही गया, वो पहले से जानते थे, बावजूद इसके जब वो पूरा पैसा नहीं लगा रहे हैं तो आपको भी पूरा पैसा नहीं लगाना है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ सर, आपने भी जैसे कहा कि सटोरियों से तो वैसे ही कोई हमदर्दी है नहीं आपकी, मेरी भी नहीं है। एक बार चने में मुझे लॉस हुआ था और कॉलेज में थी उस वक्त में, और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि कैश का काम ही सबसे अच्छा होता है। आपके पास भैया थे, उन्होंने पूरा ख़रीद लिया, लेकिन आपने भी जब इन्वेस्ट किया होता है तो आप ये जानते हैं कि आप उसको लंबा होल्ड कर पाएंगे। तो आपके पास भैया थे, मैंने भी एक बार गलती करी तो मुझे ये समझ आ गया कि नहीं, आगे आपको करना है तो कैश का ही काम करना है। लेकिन ये जो बीच बीच में खबरें आती रहती हैं ना, जो जिसके ऊपर मैं अगला सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आदमी वहाँ पर फंस जाता है। जेपी मॉर्गन का 5600 वाला जो सोने का अनुमान है उसको भी धता बताते हुए अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं एड यार्डेनी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 2029 तक सोना $10,000 पहुंच जाएगा। और अगर मैं भारतीय बाजार के हिसाब से ये समझूं तो सोना 3 लाख पहुंच जाएगा।
और अभी से 2029 भी मैं अगर मान करके चलूं तो मुझे और कितना 3 साल निवेश करना है, पैसा तो डबल होगा। तो आपका क्या अनुमान है फिर? देखिए क्या होता है कि एक अनुमान लगाया जाता है कि अभी जो इकॉनमी कंडीशन चल रहा है उसके हिसाब से, लेकिन 3 साल का पीरियड जो होता है काफ़ी लंबा होता है। उसमें कितना उतार चढ़ाव होगा ये कहना मुश्किल है। उसमें क्या इकॉनमी पलटी मारता है वो कहना मुश्किल है। अमेरिका किस तरह से एक जीनियस आदमी है, एक से एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक से एक पॉलिसी लेकर आएंगे, तो किस तरीके से उसको परिवर्तन करते हैं, वो सब कई सारे फैक्टर होते हैं। तो इसलिए आप कहने को तो हो सकता है कि भैया ये हो जाएगा, एक फिगर दे दिया आदमी, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो इसलिए उस चीज़ को सुनकर कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट आपको सुनिए सबकी, अगर हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, डबल हो जाएगा ठीक है, लेकिन हम वही पैसा लगाएंगे जिस पैसे की हमको ज़रूरत नहीं है, और जब हमें पैसे की ज़रूरत हो तभी हम उसको बेचेंगे। यही एक फार्मूला होता है बाज़ार में, अदरवाइज कोई फार्मूला नहीं होता है। और दूसरी बात कि जो लोग कहते हैं ना कि उछल कूद करने से पैसे बन जाते हैं, इधर जंप किया उधर जंप किया, कोई नहीं बनता है, किसी का नहीं बनता है। क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करके उसको कंपाउंडिंग होने दीजिए, उसमें जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में मज़ा नहीं है। अगर उछल कूद करना भी है तो एक दूसरा अकाउंट बना लीजिए और उसमें से थोड़ा अमाउंट के साथ 25%, 40%, बहुत रिस्क वाले हैं तो 50% कर लीजिए और उसके साथ उछल कूद कीजिए, लेकिन एक को लंबे समय के लिए रहने दीजिए, वो उसको पकने दीजिए, वो पक पक कर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बात तो फैक्ट है। कोई नया आंकड़ा चाइना और अमेरिका को लेके क्या आपके पास है? क्योंकि पिछली बार जब आपने बात बताई थी तो मुझे यही समझ में आया कि अच्छा ये तो पूरा शातिर तरीके से चीन कर रहा है, जो उसके पहले तक मैं नहीं सोच पा रही थी, लेकिन मुझे समझ आया कि ओके फाइन, ये जो पूरी उथल पुथल विश्व में मची है उसके पीछे शातिर दिमाग चाइना का है। तो अब क्या वो बाजी उसके हाथ से निकल के कहीं और गई है या वो और शातिर होता चला जा रहा है? देखिए सिल्वर पे जो है ना, सिल्वर के फिजिकल सिल्वर पे शॉर्टेज है, नो डाउट। उसमें ऐसा है कि जो चीन के पास जो संघाई एक्सचेंज है उसके पास 358 मैट्रिक टन के आसपास बचा हुआ है, जिसमें 314 के आसपास चला गया था। तो सिल्वर का शॉर्टेज है वहाँ के एक्सचेंज में, प्लस उसका रेट भी हाई है, ऊपर रेट रखता है वो। दूसरा कि कॉमेक्स में जो सिल्वर है वो लगभग अभी का आंकड़ा है लगभग 12,000 मैट्रिक टन के आसपास बचा हुआ है उसके पास, फॉर सेल और नॉट फॉर सेल मिलाकर टोटल। और अगर लंदन के बुलियन मार्केट को देख ले, जो ETF वाला है उसमें 25,000 है, 27,000 के आसपास है। तो कुल मिलाकर जो है एक कैलकुलेशन जो अभी उभर कर सामने आया है कि 40,000 मैट्रिक टन सिल्वर पड़े हुए हैं, जिसमें से ETF का बड़ा चंक है, और उसमें से लगभग 21,000 मैट्रिक टन जो है या 25,000 मैट्रिक टन जो है वो ETF का पड़ा हुआ है। ETF मतलब हम आप जैसे लोग जो इन्वेस्टर होंगे वहाँ के, उनका पड़ा हुआ है। तो सिल्वर का शॉर्टेज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सिल्वर के शॉर्टेज में क्या होता है कि जो अभी आंकड़ा आया है, जो सिल्वर काउंसिल का रिपोर्ट आया है 2026 के लिए, जो उसने आउटलुक दिया है, उसमें उनका कहना है कि डिमांड जो है 2% गिरेगा, 2% डिमांड गिरेगा और सप्लाई जो है 1.5% बढ़ेगा। और लेकिन उसके बावजूद भी डेफिसिट जो है, जो कमी रहेगी, वो 2083 मैट्रिक टन का होगा। मतलब कि डिमांड घटा और जो है वो सप्लाई बढ़ा, जो है 1.5% 2%, फिर भी कमी जो है वो 2083 मैट्रिक टन का रहेगा। और ये कमी के बाद मैंने इसको कैलकुलेशन किया, इस पे बहुत सारे चीज़ों को, जैसे सोलर के लिए जो है इरेना, IEA जो है, सिपड़ी डिफेंस वाले के लिए, इन तमाम जगहों से कैलकुलेशन करने के बाद पाया कि 2030 तक का ही कैलकुलेशन किया कि साल दर साल जो है इसमें डेफिसिट बढ़ रहा है। क्योंकि अभी 2000 का है, अगले साल जो है 2600 का होगा, उसके बाद 3200 का होगा, और फाइनली 2030 में जो है वो 6000 मैट्रिक टन का सिल्वर का शॉर्टेज दिख रहा है। तो शॉर्टेज है नंबर एक। दूसरी बात कि तो सिल्वर को लेकर जो बातें हो रही थी कि सिल्वर गिरकर $20 हो जाएगा, वो चीज़ नहीं हो सकता है। लेकिन सिल्वर पे जो फोमो लाइन जो क्रिएट होता है, अगर उसमें पीक में खरीदते हैं तो उसको आने में टाइम लगेगा। अगर 121 में किसी ने खरीदा है तो 121 जो है उसको आने में वक्त लगता है। अब वो तत्काल फिर 121 का लैरी जो है, क्या कहते हैं, रैली नहीं लेगा इस समय, जो है इस वक्त, इस समय जो सिचुएशन दिख रहा है उसके हिसाब से, तो उसमें उसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम करेक्शन होगा, उसके बाद से चीज़ें होगा। क्योंकि ये चीज़ देखा जा रहा है कि शॉर्टेज जो है भाई कम तो नहीं हो गया, क्योंकि एक खबर आई कि सोलर पैनल में कम लगने लगा, क्योंकि सोलर पैनल हो गया महंगा। पहले होता था कि जो सोलर पैनल बनता था उसमें 7% के आसपास जो है वो सिल्वर लगता था, अब मतलब 7% अमाउंट का,
अब वो बढ़कर 28% के आसपास हो गया, तो महंगा हो गया। तो महंगा हो गया तो सोलर पैनल वालों ने क्या किया, नया टेक्नोलॉजी अपना ईजाद करके थोड़ा कम सिल्वर का पेस्टिंग लगाने लगा या कॉपर की तरफ शिफ्ट होने लगा। तो ये चीज़ देखा गया 2026 के आउटलुक में ये आ रहा है कि जो 7,000 मेट्रिक टन जो लगा था पहले, जो सिल्वर लगा था सोलर पैनल में, वो घटकर 6,200 के आसपास आ रहा है। तो 800 मेट्रिक टन की कमी आ जा रही है, तो एक बड़ा चंक आ जा रहा है। क्योंकि 7,000 मेट्रिक टन सिल्वर लगता है उसमें और टोटल निकलता है 25,000 मेट्रिक टन। तो आप एक तरीके से देखें तो 25% मेट्रिक टन सिल्वर जो है वो सोलर पैनल पर लग रहा है और वहाँ से डिमांड कम हो रहा है। तो जब डिमांड कम होने लगा तो फिर उसका स्टडी किया गया, तो वो जो है सिल्वर जा रहा है एआई में, क्योंकि एआई बढ़ रहा है, डाटा सेंटर, और एआई के डाटा सेंटर में कॉपर का इस्तेमाल नहीं होगा, सिल्वर का इस्तेमाल होगा। क्योंकि वो एआई जो है, चूँकि महंगा प्रोजेक्ट होता है, सब कुछ होता है, आप सोलर पैनल तो सस्ता होता है, लोगों के घर में लगना है, तमाम चीज़। और दूसरा जो ईवी की गाड़ियों में जा रहा है, ईवी की गाड़ी का मांग बढ़ता चला जा रहा है। इस समय ईवी की गाड़ी जो है लगभग 2 करोड़ के आसपास ईवी की गाड़ियाँ बन रही है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ईवी की गाड़ी में क्या होता है कि एक ईवी के बैटरी में 20 ग्राम से लेकर 25 ग्राम का सिल्वर लगता है गाड़ी पे, जो कार होते हैं। अब ट्रक होगा तो ट्रक में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा बैटरियाँ होती हैं। तो ये चीज़ देखा जा रहा है नहीं, पर उसका दाम नहीं बढ़ जाएगा अगर सिल्वर का हल्का सा रिप्लेसमेंट? 20-25 ग्राम में क्या फ़र्क पड़ता है? 20 ग्राम सिल्वर लगता है तो वो गाड़ी में लग रहा है, तो उसमें ज़्यादा कीमत में फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, हल्का सा मामूली फ़र्क पड़ता है। तो वो 20 ग्राम करके, तो ईवी की गाड़ियाँ जिस तरीके से बढ़ रही है तो ईवी में डिमांड बढ़ रहा है और वो हो रहा है। तो उस सोलर पैनल के डिमांड को जो उधर से शॉर्टेज हो रहा है उसको वो कवर कर दे रहा है। तो ये चीज़ है कि डिमांड सप्लाई के खेल में ये चीज़ है। अब उसमें जो एक बड़ा जो मेजर फैक्टर है कि जो इन्वेस्टर आए, चूँकि जो कीमत भागा है, तो इन्वेस्टर जो है वो 20% इन्वेस्टर बढ़ गए हैं इसमें, तो वो पैसे लगाए हैं। तो जो 20% जो पहले 6,000 मेट्रिक टन के आसपास लगाता था, वो 7,000 मेट्रिक टन के आसपास लगा है, इस बार खरीदा है। तो वो इन्वेस्टर बेचने के लिए आ सकता है, वो एक कंसर्न है। और दूसरी बात की जो बड़ा मेजर कंसर्न हो गया है कि ज्वेलरी सेक्शन जो महंगा हुआ है, तो ज्वेलरी सेक्शन में 7% की कमी आ गई है। तो उसमें भी 700-800 टन के आसपास कमी आ गया है। और जो सिल्वर वेयर था, जिसमें जो बर्तन लेते थे आप लोग, वो उसमें 17% की कमी आ गई है। हालांकि उसमें 250 मेट्रिक टन के आसपास की कमी देखी जाएगी। तो ये चीज़ हुआ है। लेकिन जो सिल्वर जो अब सस्ता हुआ है थोड़ा सा, 120 के कारण जो ये हो गया था, अभी जो आया है, तो जो सिल्वर जो आपको जो ज्वेलरी था, ज्वेलरी सेक्शन फिर थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये तमाम चीज़ मिलाकर चीज़ें रहेंगी और जो है ओवरऑल डेफिसिट है, डेफिसिट के कारण आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जब भी इसमें रैली आए, इस तरह की जो है फोमो लाइन वाली रैली आए, तो उससे संभल कर रहिएगा, ये हम कह रहे हैं। इसके पहले मैंने पॉडकास्ट में आपसे पूछा था कि सिल्वर का तो ये इतिहास रहा है कि वो कितना भी टूट सकता है। हमने सिल्वर को 70% तक टूटते देखा है और तब आपने यही कहा था कि अब ये समय नहीं है कि सिल्वर उतना ज़्यादा टूट जाए। हालांकि मेरे हिसाब से तो 45% भी अगर टूट गया है, 70 वाला नहीं भी है, तो उतने में भी लोगों को हार्ट अटैक आ गया है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या वो वॉलेटिलिटी का दौर अब ख़त्म हो चुका है? क्या हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि अब चांदी बढ़ेगी तो धीमे धीमे, चांदी घटेगी तो धीमे धीमे, एकदम से ना मार्केट क्रैश हो जाएगा और ना रातों रात चांदी वापस 4 लाख बढ़ जाएगी? वो ख़त्म है दौर? बिल्कुल ऐसा है कि उसमें जो आप चांदी को अगर देखिए तो $100 रखिए, 100 के ऊपर जो गया था वो फोमो लाइन था, है ना, जो 21 गया वो गया। तो आप 100 से देखिए कि जो गिरा है 75, तो इसको आप 25% मांगिए। अगर आप उधर मानते हैं तो 45% के आसपास हो गया, फिर तो आप इसको 25% मांगिए। चूँकि ये जो 100 के ऊपर भागा था, ये फोमो लाइन वाला था। ये जो स्पार्क होता है, स्पार्क करके आपको गिराया गया। तो ये चीज़ जो है 30% की गिरावट जो है कोई भी बुल रन में नॉर्मल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको इसमें गोल्ड का हम देना चाहेंगे एग्जांपल कि 1971 में जो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ और गोल्ड की कीमत बड़ी तेज़ भागने लगी, डॉलर बहुत कमज़ोर हो गया, तो $35 प्रति आउंस था गोल्ड, और वो बढ़कर चला गया $835, $835 प्रति आउंस पे चला गया। 2400% की बढ़ोतरी हुई। तो जब उस 2400% की बढ़ोतरी में 9 साल का जब स्टडी कर रहे थे, तो उसमें देखा कि 5 बार जो है वो 10% से ज़्यादा नीचे गिरा था, और 5 बार में एक बार जो है वो 19% गिरा था। तो सोचिए कि जब 2400% भाग रहा था गोल्ड, उस समय भी 19% गिरा था। तो ये बुल रन में होता रहता है। लेकिन एक बात तो ये है कि इस समय जो सिल्वर है वो 75 को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, बीच में 75 से नीचे चला गया था, आज ही चला गया था, फिर वापस बाउंस बैक किया है। तो 75 को अगर सपोर्ट बना लेता है तो वो एक मजबूती देखी जाएगी उसमें। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी चाइना का बाज़ार बंद है,
चाइना के इस बाज़ार से जो फिजिकल डिमांड हो रहा था वो चीज़ अभी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि बंद है तो वो होगा ही नहीं। तो 75 को अगर ये निकाल लेता है इस हफ्ते में, चाइना के मार्केट जब तक बंद है, तो ये बहुत बड़ा, इसको हम पॉजिटिव वे में देखेंगे सिल्वर में। पॉजिटिव मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 125 हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव वे में आएगा। और दूसरा एक बड़ा सपोर्ट लाइन जो है वो 70 और 71 है। तो ये इस रेंज पे अगर झूलता है और ऊपर जाता है तो $85 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस वहाँ पे दिखेगा, और 85 के ऊपर $91 जो है वो एक दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा। उसके बाद से सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें होंगी। गोल्ड का भी फिर लगे हाथ बता दीजिए। गोल्ड देखिए, गोल्ड बहुत मजबूत है। गोल्ड इसलिए मजबूत है कि गोल्ड जो है 3 कारण है उसके साथ। एक तो है कि अमेरिका का इकॉनमी जो सुधरने का दिख नहीं रहा है कंडीशन। अब उसमें सारा चीज़ दामोदार जो है फेड चिप पे है, नए चिप फेड चिप पे जो आएंगे, जो 16 मई से उनको ज्वाइन करना, 15 मई तक पावेल है, जो भी आए 16 मई को आएंगे। अब वो पॉलिसी पे किस तरीके से चेंज करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब गोल्ड में जो चीज़ें देखी जा रही है, गोल्ड जिस तरीके से भागा है, तो 1980 में जब गोल्ड भाग गया था तो वहाँ वॉल्कर को लाया गया था फेड चिप बनाकर, और उसके बाद से गोल्ड जो है वहाँ से गिरकर 835 से गिरकर $250 पे चला गया था, मतलब 1/3 रह गया था गोल्ड। तो वॉल्कर साहब जो 20% ब्याज दर को लेकर गए थे, 21%, और पूरे कार्यकाल में उनका एवरेज जो है वो 10% से ऊपर रहा था। तो वॉल्कर साहब, और उसमें बड़ी दिक्कत हुई थी अमेरिका को तमाम चीज़ों को, उसके बाद से उसने इकॉनमी को सुधार दिया था, डॉलर को सुधार दिया था। ऐसा कोई कदम इस समय नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी है कि आप उसको 1% पे लेकर आइए, इंटरेस्ट रेट को, जो अभी 3.75% के आसपास है, तो उसको लेकर आप आइए 1% के आसपास। और यहाँ तो बढ़ाने की बात है, ये तब होगा कि 20% 25% आप लेकर चले जाए, जो असंभव है। और दूसरी बात की उसको जो है, एक होगा कि इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स भागेगा। बॉन्ड यील्ड्स को कंट्रोल करने के लिए अगर आप नोट छापेंगे तो इन्फ्लेशन भागेगा। तो इन तीनों को, खिचड़ी को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा फेड चीफ के पास, और ये सारे इकोनॉमिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है जिस इस चीज़ से ये गुजर रहा है। और दूसरा बात है कि उसको सपोर्ट करने के लिए जो टैरिफ है, टैरिफ का जो ये देखा गया, जो आउटकम देखा गया, उसमें एक जो है जर्मनी की एक कंपनी ने सर्वे किया, तो उसने पाया कि 96% जो टैक्स है वो जनता दे रही है, 4% जो है अदर कंट्री को पड़ रहा है। तो यानी जो टैरिफ जो आपने लगाया है वो जनता पे ही बोझ पड़ रहा है। तो आप इस तरीके से देखिए तो पूरी तरीके से फंसा हुआ है। अब इसको निकाल लेगा तभी ठीक होगा, और निकालने में एक दिन में कोई नहीं निकल सकता। ये चीज़, ये पॉलिसी होगा, इसमें साल 2 साल लग जाते हैं। तो गोल्ड जो है वो मजबूत बना रहेगा इसमें, नंबर 1। दूसरी बात कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका छोटा सा रोल होगा गोल्ड में, वो ट्रिगर करने के लिए होगा कि बेचो, खरीदो, बेचो, उस टाइप से होगा। तो ओवरऑल गोल्ड पॉजिटिव है, मजबूत है। मजबूत का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि $10,000 हो जाएगा, भाई यही डर लगता है मेरे को ये सब। मजबूत मतलब कि इकॉनमी का चाल 15% 20% का होता है। हाँ। और जो JP मॉर्गन की तरफ से भी जो दिया गया है वो 6,300 दिया गया है, तो 25% के आसपास बढ़ोतरी बताया है उसने। और जेफरीज ने 6,600 का दिया, तो वो बताया। कुछ लोगों ने कम का भी दिया, 5400 का भी दिया, गोल्डमैन ने 5400 का भी दिया है। तो सबको मान के चलिएगा। तो जब इसका सब ने जब दिया है, तो जब उसका हम एवरेज आउट निकाल रहे थे तो 5,950 आ रहा था। तो मतलब 6,000 के आसपास का दिख रहा था। अगर जब फेड चीफ जो नए आएंगे और वो जैसा हमने बोला ऐसा ही वो अगर रहा तो फिर वो चीज़ संभव है। अगर उसने कुछ क्रांतिकारी कर दिया, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन कर दिया, हाँ। तो वो दूसरा चीज़ है। दूसरा क्या हो सकता है, एक इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि डॉलर का वैल्यू गिरा दे बहुत तेज, डॉलर को सस्ता कर दे, तो फिर एक पॉजिटिव चीज़ आ जाएगा, फिर वो गोल्ड पे दबाव पड़ जाएगा। क्योंकि डॉलर को जैसे आप ये करेंगे उसका इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट है और तमाम चीज़ें वो सस्ता हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए $38.5 ट्रिलियन का है, 100% में है, उस 100% का भाव हम गिरा के 60% कर दें। नहीं, पर ये इतना आसान है करना? हाँ, कर सकते हैं ना। तो आप ये जो है अगर कर दिया तो $38.5 ट्रिलियन का औकात कितना हो गया, 60%। हाँ। तो 20,000 का हो गया, 20 ट्रिलियन का हो गया। तो आपने गिरा दिया अपने, हाँ। इसको करके, और उसमें क्या हो जाएगा कि फिर जो बाकी चीज़ें हैं जो है, ये चीज़ अगर कर ले तो बहुत बड़ा स्टेप होगा। नहीं, पर असर तो पूरे विश्व पे होगा फिर।
हाँ असर होगा, लेकिन उससे क्या हो सकता है, ये एक कदम है। क्योंकि जब इसमें देखिए, जब 1991 में अपना इकॉनमी फंस गया था पूरी तरीके से, हम कंगाल हो गए थे, गोल्ड जाकर गिरवी रखे थे, तमाम चीज़ रखे थे, तो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी, हालांकि वर्ल्ड बैंक और IMF के दबाव पे हुआ था ये, उन्होंने कहा कि अपने नोट को डिवैल्यू करो। तो डिवैल्यू किया गया, 21% शायद किया गया था, भूल रहे हैं आंकड़ा, 2 फेज में, तो खट खट 2 बार किया गया। तो 2 बार किया तो इकॉनमी वहाँ से रिवाइव कर गया, इकॉनमी वहाँ से बढ़ गई। तो वो एक सोल्यूशन है कि वो डिवैल्यू करे, नंबर एक दूसरा हो गया। दूसरा, अगर डिवैल्यू करने के साथ साथ तो उसमें गोल्ड पे दबाव पड़ेगा। और अगर दूसरा चीज़ अगर कर लिया कि वो फेड वाला जो बैलेंस शीट है उसका $6.6 ट्रिलियन का है, और उसका जो सपोर्ट है, गोल्ड जो है उसका 0.17% का है, चूँकि उसकी गोल्ड की कीमत रखी गई है $42.22 पे आका गया है। तो उस कीमत को अगर बढ़ा दिया जाएगा, तो जो अगर 5,000 पे ले आया जाएगा या 8,000 पे ले आया जाएगा, तो गोल्ड में अगर 5,000 पे लिया, 5,000 पे तो ऑलरेडी है, अगर उसको 6,000 पे लेकर चला गया, तो क्या होगा कि गोल्ड, फिर दुनिया का गोल्ड जो है अपने आप को एडजस्ट करते हुए उस जगह पे चला जाएगा। तो ये 2 सिचुएशन पड़े हुए हैं 26 में। अब इसमें से तय होगा ट्रंप किस तरह की पॉलिसी लेता है वो। तीसरा एक आ रहा है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन को जो है डॉलर से सपोर्ट करेगा, फैक्टर हो गया जैसे स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन के लिए जो बात कही जा रही है कि जो है डॉलर से या गोल्ड से सपोर्ट होकर स्टेबल कॉइन लाया जाएगा, जो है वो एक तीसरा फैक्टर है। अब वो कितना कामयाब होगा इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन तेथर को जिम्मेदारी दी गई है, और तेथर जो है 140 मैट्रिक टन जो है वो गोल्ड खरीद लिया है, और उसको जो है वो स्विट्जरलैंड के जो न्यूक्लियर बंकर थे उसमें रखा गया है। तो ये सब तमाम चीज़ है। तो इकॉनमी बहुत कसमकस से गुजर रहा है, उसके बीच में रस्सी तान है, गोल्ड जिधर रस्सी मजबूत, गोल्ड उधर जाएगा। तो इसलिए जो सिचुएशन है वो दोनों साइड में गोल्ड के जाने का चांसेस बना हुआ है, लेकिन लंबे समय में सब कुछ मजबूत रहता है तो गोल्ड भी मजबूत रहेगा। और जो इकॉनमी का टाइटनेस है उसमें मेरे को लग रहा है कि गोल्ड ही जीतेगा। ट्रंप हारता हुआ दिख रहा है मेरे को इस वक्त। अब ट्रंप बहुत ही ज़बरदस्त जीनियस आदमी निकल जाए, सुपर जीनियस निकल जाए तो वो अलग बात है। हालांकि ट्रंप को कुछ करना नहीं है, वहाँ एक से एक इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, एक से एक बैठे हुए हैं। हार्वर्ड वहीं है, वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस वहीं है। पर ट्रंप अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है ना, हंटर तो उनका ही चलता है ना ना ना, कोई अगर आईना दिखाने की कोशिश करे भी। ये पॉलिसी तो जो उसके पॉलिसी मेकर हैं वो चलाते हैं। हाँ। जो ट्रंप का जो हेड जो उसका जो सहयोगी है, एडवाइजर नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, जिससे एलन मस्क का झगड़ा है, वो हार्वर्ड का है। तो जिसको लेकर वो जो बोल रहे थे कि हार्वर्ड के चक्कर में पड़ा हुआ है वो, तो वो सब आइडिया देता है। ट्रंप को क्या आइडिया है? ट्रंप को ये सब चीज़ तमाम थोड़ा समझ में आता है। हम तो ऐसे ही समझते हैं कि ट्रंप अफलातूनी निर्णय लेते हैं और कभी भी कुछ भी रातों रात वो बोल सकते हैं, सुबह उठते हैं तो उनका मूड बदल जाता है। अच्छा, दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा नेता हो सर, वो अपनी इमेज की तो कम से कम परवाह करता ही है ना। जितने मीम्स बनते हैं ट्रंप को लेके, और जितने फटाफट वो कभी कुछ सैंक्शन कर देते हैं, कभी किसी तरह का वॉर छेड़ देते हैं, तो उनको अपनी इमेज की भी बहुत खास चिंता है नहीं, मुझे लगता है। नहीं, वो जो कर रहा है ना ट्रंप, एक तरीके से देखिए वो अपने देश को निकालने की कोशिश कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से फंसा हुआ है, बुरी तरीके से फंस गया है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा जो चैलेंज हो गया है कि उसको नंबर 1 ना खो दे वो पोजीशन, क्योंकि चीन जिस तरीके से बढ़ रहा है। अच्छा, ये कोई 1 साल 2 साल का नहीं देखते, ये लोग जो है 10-10 साल 20-20 साल आगे का चीज़ देखते हैं। तो 10 साल 20 साल आगे के बाद क्या सिचुएशन होगा, वो सब चीज़ें मैटर करता है। इसलिए जो ट्रंप जो कर रहा है वो कोशिश कर रहा है, हम तो उसको ये कहेंगे कि वो पुरजोर कोशिश कर। उसको लोग पागल बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी कहाँ से पैसा बच सकता है, क्या बच सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो तमाम चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ में जो भी चीज़ें हैं वो लगाने की कोशिश कर रहा है, भैया पैसा जो भी अपने सामान को भेजने के लिए कि सस्ता जाए, तमाम चीज़, ये कोशिश तो कर ही रहा है वो। मैं पहली बार देख रही हूँ कि ट्रम्प की कोई इतनी तारीफ करे और इतना फेवर में दिखाई दे। बहरहाल सोना क्यों मजबूत है, इसे लेके मुझे लगता है आपको भरपूर पॉइंट्स भी मिल चुके हैं, उसके पीछे का तर्क भी आपको मिल चुका है, और ये जो डिटेल वर्जन आपको मिला है कि सोने में निवेश करना क्यों सही है। सर बोल नहीं रहे निवेश करने के लिए, लेकिन उसके पीछे के जो तर्क आपको मिले हैं उसको लेके अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा, एक चीज़ और कहें कि गोल्ड में इस समय जो दिख रहा है 5100 जो है एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हो गया है,
अगर उसको क्रॉस करता तो फिर गोल्ड जो है दूसरे टेरिटरी में चला जाता है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है वो। दूसरी नीचे- टेरिटरी में चला मतलब जाता है और फिर वो, कम गिरता जाएगा। नहीं, और अगले रेंज पे चला जाता वो। फिर 5100 से 5400 वाले रेंज पे चला जाता। अभी $5100 प्रति आउंस को तोड़ नहीं पा रहा है, तो उसमें एक दबाव प्रेशर देखा गया। जो प्रेशर जो देखा गया तो 4860 एक सपोर्ट लाइन था। तो आज जो घुमा है वो 4860 के आसपास से घुमा है ऊपर जो गया है, और उसके नीचे अगर जाएंगे तो एक और लेयर था 4700 समथिंग था, और उसके नीचे 4550 है, वो एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। और उसको भी अगर तोड़ देता है तो फिर नीचे जो है 4230 वो एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है। तो गोल्ड का सफ़रनामा अगर जाएगा तो 5100 को अगर क्रॉस किया तो फिर दूसरे जो है इसमें चला जाएगा, जो है सरफेस में चला जाएगा 5100 से लेकर 5400 वाले में। अगर नहीं जा पाया तो फिर इस वाले रेंज पे भी हिचको खाएगा। और दूसरी बात ये देखा गया कि गोल्ड जो भागा है वो 25% जो भागा है वो 175 डेज में भागा, दूसरा 25% भागा वो 180 डेज में भागा, तीसरा 25% जो भागा वो 100 डेज में भागा। और ये जो अभी से जो दे रहे हैं मॉर्गन 6300, ये जो चौथा 25% होगा इसके लिए 300 दिन है। तो 300 दिन में अचानक से नहीं भागेगा, तो इसमें क्या होगा कि ये हिचकोले चलेंगे, जो है गोल्ड में ज़बरदस्त हिचकोले चलता रहेगा। और फिर जब जो फेड चीप आ जाएंगे 16 मई को नया ज्वाइन जब कर लेंगे, उसके बाद से गोल्ड अपना रूप दिखाएगा, असली रूप, तभी कहा जा सकता है कि गोल्ड किस तरीके से रहेगा। लेकिन गोल्ड तमाम चीज़ों के बावजूद गोल्ड मजबूत है। हम जब गोल्ड की चर्चा कर रहे हैं तो हमने बहुत थोड़ा सा पार्ट चाइना को दिया और बाकी पूरी चर्चा डॉलर और अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रही है। तो क्या मैं ये मानूं कि सोने का दाम क्या होगा ये पहले भी अमेरिका उसकी नीतियां डॉलर तय कर रहे थे, आज भी अमेरिका उसकी नीतियां डॉलर और ट्रम्प का मूड तय कर रहा है। अमेरिका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या बना रहा है वर्ल्ड में वो तय कर रहा है। न पहले की स्थिति कुछ बदली थी, ना आज की स्थिति कुछ बदली है। क्या हमें किसी भी दूसरे देश के ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम सोने का जिक्र कर रहे हैं? तो बिल्कुल, गोल्ड जो है अमेरिका के इर्द गिर्द है। गोल्ड पूरी तरीके से अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल जो है चाइना के इर्द गिर्द घूम रहा है। सिल्वर हर जगह घूम रहा है। तो अब इसमें यह है कि गोल्ड जो है वो अमेरिका के पॉलिसी पे, चाइना के पॉलिसी से गोल्ड को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तमाम चीज़ों के बावजूद कि उसके पास कितना गोल्ड है, जो अलग अलग आंकड़े आते हैं, इतना है उतना है, कोई ऑफिशियल फिगर तो है नहीं। हाँ। एक अंदाज़ा कहा जा रहा है कि कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 30,000 बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन जो उसके पास है वो 2,300 मैट्रिक टन के आसपास है। और अमेरिका के पास 8,130 मैट्रिक टन है। अमेरिका के पास भी बोला जाता है कि गोल्ड है नहीं, ख़त्म हो गया है, ये भी बेच दिया है, जो भी बातें हैं, लेकिन है कागज़ में तो यही है ना। कागज़ में उसके पास ये है, कागज़ में इसके पास ये है। और जो है और इकॉनमी से लिंक्ड है पूरी तरीके से। डॉलर से है, डॉलर 57% पे रूल करता है। हाँ। जितना स्विफ्ट है उसमें डॉलर है। तो और गोल्ड और डॉलर का रिश्ता है। जो फॉरेक्स रिजर्व जो है अलग अलग कंट्रियों के पास, उसके पास या तो जो है डॉलर है या गोल्ड है। हाँ। तो वो गोल्ड तो अमेरिका से ही रूल होगा। अभी चाइना को टाइम लगेगा। चाइना कोशिश कर रहा है, चाइना पुरजोर कोशिश कर रहा है कि गोल्ड पे वो आए, और उसके लिए वो जो है अपनी पॉलिसी ला रहा है। जो वॉल्ट खोल रहा है, वो दुबई में खोल रहा है, हांगकांग में खोल रहा है, उसमें कोशिश कर रहा है वो, लेकिन अभी दूर है, अभी दिल्ली दूर है वहाँ। आपने कहा कि गोल्ड अमेरिका, रेयर अर्थ चाइना और सिल्वर पूरे वर्ल्ड में इधर उधर घूम रहा है। लेकिन लास्ट टाइम आपने ये बताया था कि कैसे चाइना सिल्वर अब बाहर ना जाए उसको प्रतिबंधित भी कर देता है, अपनी कंपनीज पर रोक भी लगा देता है। रिफाइनरी सबसे ज़्यादा क्योंकि चाइना के ही पास है, तो वर्ल्ड का पूरा सिल्वर उसके पास ही जा रहा है। ये जब आपने पिछली बार बताया था तो इस बार अपना स्टेटमेंट क्यों चेंज किया आपने? नहीं, स्टेटमेंट चेंज नहीं किया मैंने। उसमें ये बताया, देखिए उसमें हो ये गया है कि जैसे सिल्वर जो है चाइना के पास क्या है, 60% है। 60% वो प्रोसेसिंग करता है। 15,000 मैट्रिक टन के आसपास का जो है प्रोसेसिंग है उसका, क्योंकि 25,000 मैट्रिक टन निकलता है, 60% वो प्रोसेसिंग करता है। अब क्या हो गया कि इसमें से 15,000 में से जो सिल्वर निकल रहा था, तो चीन और उसके जो कजाकिस्तान और रसिया जो है वो 5,300 मैट्रिक टन के आसपास निकलता है। बाकी जो है 6,000 मैट्रिक टन के आसपास जो है बाकी वर्ल्ड के अलग जगह से निकलता है। और जो 14,000 मैट्रिक टन जो सिल्वर है वो लैटिन अमेरिका वाले पोर्शन से निकलता है। लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका,
मैक्सिको को मिलाकर ये यहाँ से निकलता है जो है 14,000 मीट्रिक टन। अब यहाँ पे पॉलिसी चेंज हो गई। यहाँ पे क्या था कि ये पहले लैटिन अमेरिका जो है सब चीन की झोली में था, लेकिन जो मॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत, जो मॉनरो डॉक्ट्रिन का जो भाई बनाया ट्रंप ने और जो वेनेजुएला के हेड को जो उठाकर लेकर गया, तो वहाँ के माइन पे अब बहुत मुश्किल है चीन का कब्जा जो है, जो कि अमेरिका ने साफ साफ कर दिया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके प्रेसिडेंट को जब उठा के लेकर गया तो उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अमेरिका के अगेंस्ट चले जाए। और साथ में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, 1 महीने में बहुत सारा एक्टिविटी। इकॉनमी तो यही है कि बदलता रहता है, इकॉनमी पल पल बदलता रहता है। तो उसके आज जाकर वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक बैठक हुई। उसमें पहले हुआ कि 1,10,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया कि क्रिटिकल मिनरल्स रखे जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में सिल्वर भी शामिल है। उसके बाद से एक क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर पूरे मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें 50 कंट्री के जो थे, हमारे यहाँ से एस जयशंकर भी गए हुए थे उसमें वहाँ जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उसके, उन्होंने पूरा स्पीच हुआ वहाँ पे, और आपके वाइस प्रेसिडेंट का भी स्पीच हुआ। और उस पर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर उसने जो चाइना जो कर रहा है उस पर चिंता जताई गई और उसको दुरुस्त करने की बात की गई और आपस में कोऑर्डिनेशन की बात किया गया। तो सिल्वर को लेकर जो तमाम चीज़ है वो चल रहा है। तो जो चाइना वाली जो बात हमने आपको तभी कहा था वो तभी के सिचुएशन में था। अभी के सिचुएशन में अमेरिका की तरफ से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो गया है, तो ये फैक्टर है। लेकिन अभी सिल्वर को लेकर जो भी मार है, अभी चीन के संघाई एक्सचेंज में तो है ही नहीं सिल्वर, वहाँ तो 315 मैट्रिक टन के आसपास पड़ा हुआ है और 1000 मैट्रिक टन के आसपास उसका एवरेज रहता था। तो 700-800 मैट्रिक टन कम है वहाँ। अब वो सिल्वर जो है अगर आप चाहें तो कॉमेक्स से न्यूयॉर्क से जा सकता है, लेकिन वो जा नहीं रहा है। तो उसको आप समझिए कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के जो एक्सचेंज में है वहाँ तो 11-12 हज़ार मैट्रिक टन के आसपास पड़ा हुआ है जो है। हालांकि उसका भी ज़्यादा होता था लेकिन कम है। मतलब उसका भी 18,000 मैट्रिक टन के आसपास होता था, तो 50% कम है वहाँ पे। लेकिन वहाँ अगर आप देखें 300 मैट्रिक टन है, 1000 होता था, वहाँ तो 70% कम है। तो 70% कम के लिए वहाँ सिल्वर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है। तो सिल्वर को लेकर अमेरिका का टाइटनेस यहाँ दिखता है। मैं हैरान रह जाती हूँ कि इतने आंकड़े आपको याद रहते कैसे हैं। मैं चाहती हूँ आप कमेंट भी कीजिए सर के लिए, और इतने आंकड़े आप याद रख पाते हैं क्या, वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट चर्चा आपसे कॉपर के ऊपर करूंगी, क्योंकि बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की, ऐसे एडवाइज़र की, ऐसे एक्सपर्ट्स की, जो ये कह रहे हैं कि कॉपर इज़ नेक्स्ट सिल्वर, और ये कहा जा रहा है कि अब आप अगला निवेश कॉपर में करना शुरू कीजिए। अब बड़ी बात ये है सर कि हम पहले भी क्योंकि चर्चा कर ही चुके हैं, गोल्ड सिल्वर ETF जनवरी 2026 जहाँ पर 33,503 करोड़ का निवेश तो हो गया, रिकॉर्ड्स तो बन गया। कॉपर ETF तो है नहीं हमारे पास, तो उसमें हम निवेश कर नहीं सकते। तो मतलब लोग ये कह रहे हैं कि कॉपर में निवेश करो करो करो, कॉपर तो अगला गोल्ड है, और दूसरी तरफ हाथ हमारे बंधे हुए हैं कि जी कॉपर में निवेश करें तो क्या करें। तो आपकी थियोरी क्या कहती है कॉपर को लेके, फ्यूचर आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है, और इसमें आम आदमी क्या कर सकता है? ठीक है, कॉपर को लेकर पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि सिल्वर है वो 17,500 मैट्रिक टन है सिल्वर। फिर डेटा, हाँ। गोल्ड जो है 2,56,000 मैट्रिक टन है। हाँ। कॉपर कितना है? कॉपर है 6.30 बिलियन मैट्रिक टन, मतलब 6 अरब 30 करोड़ जो है, जो ये क्या कहते हैं मैट्रिक टन कॉपर है। तो कॉपर प्रचुर मात्रा में। हाँ। और कॉपर निकला कितना है? कॉपर निकला है 700 मिलियन टन। तो यानी सिर्फ जो है 6.30 बिलियन है और 700 मिलियन टन निकला है। तो आप एक तरीके से देखें कि 10% निकला है। इतना कम हमने क्यों निकाला? और 90% कॉपर पड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या है कि प्रचुर मात्रा में सिल्वर के गोल्ड के साथ क्या है कि 2 लाख निकल गया है, 56,000 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है माइन के अंदर। ये इसके साथ है कि 17 लाख निकल गया है, 5 लाख मैट्रिक टन पड़ा हुआ है, 30% पड़ा हुआ है। और उसमें भी देखिए आप जो है 20% 25% के आसपास पड़ा हुआ है, बाकी तो निकल गया है। लेकिन इसके साथ देखिए 90% पड़ा हुआ है कॉपर में। कॉपर जो है 90% ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है। अब कॉपर में बीच में क्या हो गया कि शॉर्टेज ये हो गया कि कॉपर में 2 बड़े माइन हैं उसके, जो है इंडोनेशिया का है और चिली का है। वहाँ नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गया, कुछ लैंडस्लाइड हो गया,
जो है मलबा वलबा भर गया तो लोग मर गए उसमें से, तो वहाँ कामकाज रोक दिया गया। तो कामकाज जो रोक दिया गया तो कॉपर का डिमांड था और जो है ये शॉर्टेज हो गया वहाँ पे। और इस बीच क्या हो गया कि ट्रम्प को लेकर अमेरिका डर गया कि जो है कॉपर पे वो टैरिफ लगा देगा बहुत जमकर। तो अमेरिका ने क्या किया कि बहुत ज़बरदस्त कॉपर खरीद लिया। तो चाइना का जो वेयर हाउस है वो खाली हो गया, वहाँ से जो है 14,50,000 14,50,000 मेट्रिक टन कॉपर आ गया अमेरिका। ठीक, चाइना का सिल्वर हाउस कॉपर हाउस खाली। अब क्या हुआ कि ये जब हो गया शॉर्टेज हो गया तो भागा, उसमें थोड़ा सा रेट भागा, क्योंकि अगर शॉर्टेज हो जाएगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद से ये माइन ठीक हो गया। अब चूंकि डिमांड जब बढ़ गया तो फिर मैं स्टडी कर रहा था 10 इस 2 माइंस को छोड़कर जो 10 टॉप माइन है उसमें से 9 माइन ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, अपना प्रोडक्शन 10% तक बढ़ा दिया। एक ने सिर्फ 1 या 2% कम हुआ, बाकी सब ने बढ़ा दिया। तो प्रोडक्शन आ गया जमकर कॉपर का। अब कॉपर का ये हो गया कि जो लंदन का मेटल एक्सचेंज है, जो है न्यूयॉर्क का मेटल एक्सचेंज है और शंघाई का मेटल एक्सचेंज है, इसके पास इस समय पड़ा हुआ है 11 लाख टन कॉपर। और ये दिसंबर जनवरी और फरवरी अभी चल ही रहा है, 5 लाख मेट्रिक टन कॉपर आ गया है। तो 6 लाख पहले पड़ा हुआ था, 5 लाख ये एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे। अब कॉपर हो गया प्रचुर मात्रा में। हाँ। दूसरा क्या हो गया कि अमेरिका में कॉपर इतना आ गया कि अमेरिका में जो है जो वेयर हाउस ऑलरेडी उसने फुल कर रखा था, तो डेनवर और कहीं एक जगह 5,000 मेट्रिक टन कॉपर रखा है और एक जगह जो है वो 20,000 मेट्रिक टन के आसपास रखा है। और एक था कि लंदन में जो आ रहा था, तो लंदन में पोर्ट में पड़ा हुआ था, उसके इस पे जो मैंने पहले लास्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे 27,000 मेट्रिक टन के आसपास कॉपर पड़ा हुआ था जिसको वेयर हाउस में लेकर जाना है। तो कॉपर प्रचुर मात्रा में आ चुका है। अब कॉपर में क्या हुआ कि बीच में अप्रैल के आसपास कॉपर के रेट को 4.4 पे स्मार्ट मनी घुसा और उसके बाद जाकर गया, और जाने के बाद एक बियर ट्रैप होता है जो गिराया जाता है आप लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को, तो वो बियर ट्रैप किया गया। और बियर ट्रैप करने के बाद फिर अगस्त के आसपास फिर उसको बढ़ाया और उसको बढ़ाने के बाद इसको लेकर आ गया 6 के ऊपर लेकर चला गया, जो 13,000 टन के ऊपर चला गया जो है। तो अब जब ऊपर लेकर गया तो वहाँ पे 35% का रेज हो रहा था। जो स्मार्ट मनी जहाँ एंटर किया वहाँ से 35% का रेज हो रहा था। उसके बाद से अभी थोड़ा सा जो दिक्कत हुई तो थोड़ा सा रेट उसमें गिरा है। तो यहाँ कॉपर को लेकर माहौल तैयार होने लगा है। तो कॉपर को लेकर जब माहौल तैयार किया जाएगा तो क्या होगा कि भाई लोग यहाँ से भगाएंगे कॉपर को। तो 6 से लेकर जैसे 6.5 जाएंगे, 7 जाएंगे, तो जो है आपको 20-30% जब बढ़ जाएगा तो ये जो 35% जो था ये बढ़कर 60% के आसपास चला जाएगा, क्योंकि $4 के आसपास घुसा है। तो $4 का 60% रखिए 6.40, 6.50 के आसपास अगर लेकर जाता है तो वहाँ से जब 6 से ऊपर बूम करेगा इसको, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये तो गोल्ड है, ये तो नया गोल्ड है। उसके बाद जाकर ऊपर भागेगा और ऊपर भागने के बाद वहाँ ऐसा पटकेगा लोगों को कि पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए सिल्वर के साथ क्या है कि सिल्वर है कम, शॉर्टेज तो चल ही रहा है, गोल्ड है महाकम, लेकिन आपको मैंने बताया कि इतना पड़ा हुआ है माइन के अंदर। हाँ। तो ये चीज़ का इसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहे हैं, एल्युमिनियम की कहानी सुना रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है 1880 के पहले मिलता नहीं था, उसका वो निकालने का तरीका हुआ नहीं था। तो एल्युमिनियम था रेयर, गोल्ड मिल रहा था, सिल्वर मिल रहा था, एल्युमिनियम नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ कि जो अमेरिका का जो बना है, जो मेमोरी वाला जो बनाया गया है उसमें एल्युमिनियम लगाया गया है वाशिंगटन में, क्योंकि एल्युमिनियम महंगा था गोल्ड से, तो इसलिए उसको प्रतिष्ठा के तौर पे एल्युमिनियम लगाया गया। एल्युमिनियम कभी गोल्ड से भी महंगा था? हाँ, नेपोलियन III जो है वो अपने तलवार पे एल्युमिनियम लगा के रखता था। उसके यहाँ जब खाना खाने के लिए जब लोगों को बैठाया जाता था, हाँ। तो एल्युमिनियम के बर्तन पे दिया जाता था, गोल्ड के बर्तन पे नहीं दिया जाता था। किंग लोगों को, जो किंग आते थे, अगला किंग का जब फैमिली आए तो स्टेटस सिंबल था एल्युमिनियम। मतलब ये सब 1800 पहले नेपोलियन III के कालकाल में बता रहे हैं, 1800 समथिंग में। साइंस तो, नहीं पढ़ी थी उन लोगों ने। तो अब उसमें क्या हुआ कि एल्युमिनियम महंगा उसमें चूंकि मिल नहीं रहा था, तो लोग बोला भाई ये तो गोल्ड से महंगा है, गोल्ड तो मिल रहा है, एल्युमिनियम नहीं मिल रहा है। हाँ। उसके बाद 2 बंधु जो थे, 2 भाई, उसने टेक्नोलॉजी ईजाद कर दिया कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, कि कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद पता चला कि एल्युमिनियम तो बिखरा हुआ है, तो मिट्टी की तरह है, उसके ऐसे एल्युमिनियम का कीमत देखिए अभी कहाँ है। तो उसी तरीके से कॉपर है, कॉपर प्रचुर मात्रा में है।
तो भाई लोग उसको गोल्ड और सिल्वर समझने की गलती मत कर लीजिएगा, क्योंकि माइन से अगर खट से निकाल देगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके कॉपर के निकालने के चक्कर हो सकता है कि सिल्वर का शॉर्टेज रहा हो, सिल्वर में 1% बढ़ा है ना, सिल्वर में जो माइनिंग हुआ उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई, तो हो सकता है सिल्वर के चक्कर में भी कॉपर निकल गया होगा, क्योंकि कॉपर का बाई प्रोडक्ट है वो, तो उसके कारण भी निकला होगा। इसलिए संभल कर चीज़ें करने का। उसके बाद भी अगर कोई निवेश करना चाहे, क्योंकि आपने भी कहा कि भाई लोग कॉपर का दाम तो बढ़ाएंगे, आप फिर ऊपर जाके ट्रैप करके वो नीचे कर दें, वो एक अलग बात है। कोई निवेश करना चाहे तो मन में हमेशा मेरे यही उत्सुकता रहती है जानने की कि मैं निवेश करूं कैसे, क्योंकि उसकी सिल्लियाँ खरीद के और ईंट खरीद के तो मैं रख नहीं सकती हूँ, कितनी रख पाऊँगी मैं। अगर मुझे ह्यूज अमाउंट चाहिए रिटर्न में, तो मुझे बड़ा ज़्यादा स्पेस भी चाहिए उसके लिए। सोने का तो है नहीं, इतना सा रख दिया तो वो मैं काम कर नहीं सकती। ईटीएफ है नहीं, ऐसे कुछ फंड्स हैं क्या जो सिर्फ कॉपर को ही निर्धारित हो? नहीं, एक मेटल ईटीएफ है, उसमें आ जाएगा, कॉपर भी रहता है, सारे मेटल्स रहते हैं। हाँ। वो है। दूसरा आपका जो वो कंपनियों का शेयर्स है, उसका नाम नहीं बोलूँगा मैं, जो कॉपर में जो रहता है। हाँ। उस कंपनी को जानते होंगे लोग सब। तीसरा आपका हो गया फ्यूचर में है, जो कि हम सजेस्ट करेंगे नहीं। चौथा इंटरनेशनल में कॉपर का एक ईटीएफ है ऑलरेडी, तो इंटरनेशनल वाले में पूछ लीजिएगा, जो भी एक्सपर्ट होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। तो यही एक तरीका है। चौथा है कि कॉपर खरीद के घर बना लो, और उसका छत जैसे से महंगा हो तो छत बेचना, एक कमरा बेच दिया, और अगर सस्ता हो जाए तो सोचना कि घर बना हुआ है कॉपर का, तो ये कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो कोई ऐसा ज्ञान देता हो आपको मिले जो ये कहे कि कॉपर में निवेश कर लो, तो थोड़ा पहले दिमाग लगा लेना और ये सोच लेना कि निवेश के दूसरे बहुत तरीके हैं जहां हम निवेश कर सकते हैं। सबसे बेहतर आपके लिहाज से चलते चलते मैं ये समझना चाहती हूँ कि फिलहाल अगले 2 से 3 सालों के लिए अगर मैं समझूं तो निवेश का कौन सा एरिया, सेक्टर या तरीका सबसे बेस्ट है? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम टिप्स तो दे नहीं सकते, लेकिन जो खुद के लिए होता है कि शेयर बाज़ार जो है वो एवरग्रीन है, उसका कोई जवाब नहीं है, वो माइंड ब्लोइंग है। तो आप शेयर में रखिए, म्यूचुअल फंड में रखिए, ईटीएफ रखिए, ये 3 कर दिया आपने। थोड़ा सा बॉन्ड भी रख लीजिए, आपको मजबूती, थोड़ा सा स्थिरता चाहिए। फिर हल्का सा गोल्ड सिल्वर रख लीजिए जो है। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बांट सकते हैं, क्योंकि पैसा एक जगह कभी किसी एक जगह पे नहीं रखना चाहिए, और तमाम चीज़। और ध्यान रखिएगा कि जो सिल्वर भले भाग गया हो, गोल्ड भले भाग गया हो, शेयर बाज़ार जो है वो किंग है, और किंग ऑलवेज किंग है, सोया हुआ किंग है। लेकिन जब जगेगा तो फिर ये मतलब उसमें धैर्य नहीं रखते ना लोग क्या करते हैं, उसमें बेच के निकल जाते हैं। सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में जो चीज़ें मिल रही हैं उसको अभी एक्युमुलेट करने का होता है। 5 साल 10 साल आदमी को चाहिए तुरंत, आज लगाऊं कल पैसा भाग जाए। अभी तो सर 2 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है। यही ऐसे ही देता है, नहीं देता है, 5 साल तक नहीं देगा रिटर्न। जब देगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन लोग धैर्य नहीं रख पाते, लोग निकल जाते हैं। लोगों को आ गई है कैसीनो खेलने का आदत, सट्टेबाजी। तो उसको लोग गोवा में जाइए, कैसीनो है मेरे घर के बगल में ही बहुत सारे कैसीनो हैं। हाँ। लाइन से हैं। हाँ। बल्कि आप नॉर्थ गोवा में है ना? हाँ, नॉर्थ गोवा में। नॉर्थ गोवा में मेरा जो है पंजिम में है, डोनापोला में। हाँ। और वहाँ पे मेरे सोसाइटी में 2 बड़े कैसीनो के मालिक जो है, मेरे वाले उसमें सारे तोप लोग रहते हैं। अच्छा। तो उसमें 2 कैसीनो के मालिक हैं रहते हैं। आप भी तोप ही हैं सर। और उसमें से एक फिल्म एक्ट्रेस भी है। अच्छा। वो एक फिल्म की एक्ट्रेस है। हाँ। वो एक कैसीनो की मालकिन है 50%, तो वो भी रहती है, और 2 कैसीनो का मालिक भी रहता है। तो आप इंटरव्यू करिए ना सर उनका कभी। और छोड़ दीजिए। हाँ। मेरे ही सोसाइटी में जो ये होते हैं, जो ताश वाले जो होते हैं, पोकर्स। हाँ हाँ। पोकर का जो हेड है, जो पोकर का जो कोई साइट बना हुआ है, उसका मालिक रहता है। और एक पोकर का जो इंडिया का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो भी रहता है। तो वो सब मिलता रहता है सब में। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोगों को प्रॉफिट कोई बहुत धांसू हो रहा है। जो कैसीनो वाले हैं उनको कमाई होती है। जब उनसे हम पूछते हैं कि भैया कमाई किसको होता है, आप क्या खेलने, बोला कि खेलने वाला कभी नहीं कमाता है, जो चलाता है वो कमाता है। तो मालिक कमाता है, बाकी लोग आता है गंवाने के लिए। तो उसी तरीके से शेयर बाजार, सिल्वर, गोल्ड, इसमें जो सट्टेबाजी करने के लिए आएगा, जो कैसीनो की तरह समझेगा इसको, वो गंवा के जाएगा। जो इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझेगा, लंबे समय के लिए लगे रहेगा, वो कमा के जाएगा।
यही एक रूल है। तो ये आपको पता चल गया है कि गोवा के एकदम बीचों बीच में पणजी में सर बैठे हुए हैं और जितने दिन वो दिल्ली में थे हमने उनको हर बार पकड़ के और आपके सामने उनका जो ज्ञान था वो पूरा निचोड़ दिया। अब सर वापस चले जाएंगे गोवा, तो वहाँ से फिर कैसे आपसे बात हो पाएगी? फिर जूम के जरिए। जूम के जरिए आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं सर का, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आप जितना कमेंट करेंगे उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा सर को उधर जूम पे बिठा पाना, वरना मैं जानती हूँ कि फिर तो बहाना बनाना आसान हो जाएगा ना जब गोवा चले जाएंगे आप। ऐसा तो नहीं होगा ना, वादा आप करके जाइए? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। और दूसरी बात की एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का ही असर होता है कि पणजी में घर बन पाता है। कि हम गोवा के उस इलाके में है जो सबसे सुपर पॉश इलाका है, वो सिर्फ आपको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग करके ही दे सकता है। क्योंकि आप जान लीजिए, मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ उसमें एक व्यक्ति हैं जर्मनी में, उनका मकान उस जगह पे है जहाँ पे ऑडी, BMW और एक बड़ा परफ्यूम है, उनके मालिक का मकान है, तो उसके साथ है। एक मेरा जो नेक्स्ट डोर जो पड़ोसी है उसका ज्यूरिक में 45 कोठियाँ हैं स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह के लोग रहते हैं। तो वो जो एक ड्रीम है वो कंपाउंडिंग से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर और जब सब लोग जब डरे तब पैसे लगाइए और उसके बाद कमाइए। जब सब लोग खरीदे तो चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप इंतजार कीजिए उन लोगों को भीड़ को हटने का। जैसे जाते हैं भैया ट्रेन में भीड़ रह जाती है तो नहीं चढ़ते हैं ना, उसी तरीके से भीड़ से दूर रहिए और जब ठंडा रहे तब कमाइए, तभी कमा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पड़ोसियों का हाल सर ने आपको बता दिया, सर का हाल मैं आपको बता देती हूँ। नोएडा में भी सर का घर है, पणजी में है वो तो उन्होंने खुद ही आपको बता दिया। पोर्टफोलियो के बारे में वो बीच बीच में आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन कुल मिला के यही है लब्बो लुबाब कि ये सारा कुछ कंपाउंडिंग से ही होता है। चाहे सर का हुआ है या उनके पड़ोसियों का हुआ है, ये सारी अथाह संपत्ति कंपाउंडिंग के दम से ही आती है। ये बीच बीच में निवेश करके कभी इधर चले जाना उधर चले जाना, सोना चांदी, इससे नहीं आती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका, न सिर्फ आज के पॉडकास्ट के लिए बल्कि आपने ये जो वादा दिया है गोवा जाने के पहले कि आप वहां से जूम के जरिए जुड़ेंगे हमारे साथ, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।